हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के दानरपुर गांव में यादव जाति से आने वाले कथावाचक की पिटाई का मामला ये सुर्खियों में आया था और अब इस पिटाई के मामले के बाद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये आरोप लगा कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इन कथावाचकों से जाति पूछी। यादव होने का जब ब्राह्मणों को पता चला तो फिर उन्होंने इन यादव कथावाचकों की पिटाई कर दी। इनके सिर मुंडवाए गए, कार के टायरों में हवा इनसे भरवाई गई और पैरों पर इनसे नाक तक रगड़वाई गई। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। कथावाचक मुकुटमणि यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाने का आरोप लगा है और दूसरी तरफ इस मामले में सियासत जारी है कि आखिर कब तक जाति के नाम पर समाज को बांटा जाएगा और उस पर राजनीति होगी। तो लीजिए, वो कथावाचक जिसकी पिटाई की गई थी, अब उस पर एफआईआर दर्ज की गई है कि फर्जी आधार कार्ड उसने बनवा रखा था अपनी जाति छिपाने के लिए। तो इटावा में कथावाचक से बदसलूकी का यह मामला सामने आया था और अब इस मामले में कथावाचक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि कथावाचक ने अपनी असली जाति छिपाई। पिछड़ी जाति का कथावाचक यादव जाति से आता है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनवाया हुआ था और उसमें अपना जो जाति है वो अग्निहोत्री मतलब ब्राह्मण बताया हुआ था। इसी को लेकर कथावाचक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि असली जाति छिपाकर गलत जाति वाला आधार कार्ड बना रखा था। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है, दूसरे आधार कार्ड में मुक्तमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे ये अलग अलग नाम वाले आधार कार्ड, और इसी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है इस कथावाचक पर। पिछले दिनों जो सुर्खियों में इसलिए आया कि ब्राह्मणों ने इनकी पिटाई कर दी क्योंकि ये यादव जाति से आते हैं और कथावाचक बने हुए हैं। तो इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में ये एक्शन लिया गया है। कथावाचक पर उनके साथी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के आरोप में कथावाचक और उनके साथी पर एफआईआर। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी हुई थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अब इस मामले में कथावाचक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है। ये जो पूरा मामला है इसमें अब एक नया वीडियो सामने आ गया जिसमें स्थानीय लोग कथावाचक से उनकी जाति पूछ रहे हैं। कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है। अभी अर्जन बताऊंगा पहले अगर इनकी अंतरी में जाता मजबूती से कोई बात नहीं है। देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है। पहली बात समझ ले। महात्मा स्वरूप वैद्य हमारा महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़। महात्मा ने मेरी सवेरे महाराज जी एक लोगों ने हमें जरूर बताई। क्या बताई? यही बताई जाई पहले 100% यादव है, नहीं जो नीचे यादव है या हरिजन है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। तो कथावाचक की पिटाई के मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जाति छिपाना गलत है। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई के मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और अपना पक्ष सामने रखा। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है। ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कारित की गई है। ये हुई घटना नहीं है, ऐसा लगता है कि जानबूझ करके की गई है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाए और बीजेपी को घेरा है। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। ये पूरा मामला जो है उस पर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं सुना देते हैं आपको।
अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में ला करके पहुंचा दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक राय से ही जानते हैं कि कथावाचक पर ये जो लड़ाई है सियासी तौर पर जिस तरीके से गरमाई है, इसकी सच्चाई क्या है, जरा देश के सामने रखिए विवेक। देखिए, आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वो सियासत का केंद्र बना हुआ है। अखिलेश, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जब एक कथावाचक जो कथा गाने गया था और उस दौरान ग्रामीणों का उसके साथ एक जो वीडियो वायरल हुआ कि ग्रामीणों ने उसका जो मुंडन कराया, और एक जो पहला वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी जाति पूछी गई, मुंडन वायरल उसका जो मुंडन कराएगा, ये तमाम चीज़ों, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या जो ऊंची जाति के जो लोग हैं या जो सम्भ्रांत जाति के जो लोग हैं, क्या वो हमको अधिकार नहीं देते, पीडीए को अधिकार नहीं देते कि हम कथा बांट सकें। और उनका ये भी कहना था कि भगवान सभी के हैं, सब कथा कर सकते हैं। हालांकि ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें या सरकार के लोगों की बात करें, सरकार ने ये कहा कि अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो वो गलत है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिसके ऊपर आरोप लगा था, यानी कि ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जो आरोप लगा था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई, 4 लोग की गिरफ्तारी हुई। पर ये सियासत रुकी नहीं और अब एक नया वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें जो लोग कथा बांटने गए थे उन लोगों से जब उनकी जाति के बारे में पूछा जाने लगा तो वो गोल गोल शब्दों को घुमाने लगे। और उसी दिन एक और चीज़ वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब उनसे जाति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो अपना आधार कार्ड दिखाया उसमें एक आधार कार्ड में अग्निहोत्री जाति लिखी थी, यानी कि वो ब्राह्मण की जाति थी, वो लिखी गई थी। हालांकि जब ये जिन 3 लोगों के साथ पिटाई हुई थी, जब वो लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर आए थे और जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप लोगों ने अपना जो आधार कार्ड दिखाया उसमें अपने अग्निहोत्री जाति का अपना आधार कार्ड दिखाया, तब उन्होंने ये बात कही कि वो आधार कार्ड झूठा था, उन्होंने ऐसा कोई आधार कार्ड पेश नहीं किया है। पर इसको लेकर के लगातार जो सियासत भी बढ़ रही थी और कानून जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही थी। और अब आपको बता दूं कि कल थी इस बात को लेकर के चर्चा थी कि 2 आधार कार्ड के मामले में जो जांच है वो शुरू हो रही है। और अब पुलिस ने, इटावा की जो पुलिस है, इटावा की पुलिस ने फर्जी एफआईआर मामले में, एफआईआर जो फर्जी आधार कार्ड मामले में एफआईआर दर्ज की है। और पुलिस ने इसमें जो 2 शख्स हैं जो वहां पर कथा गाने गए थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर तो ये कहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से, फोर्ज तरीके से एक अपना जो आधार कार्ड है वो बनवाया। अब उसकी भी जांच होनी है। कल आप बता दूं, कल कानून व्यवस्था की बैठक थी और उसमें मुख्यमंत्री ने भी इटावा के कप्तान से सीधे संवाद किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कोई भी मामले अगर आ रहे हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाए। इसके साथ साथ सभी 75 जिलों को ये बात निर्देशित की गई कि जातिगत तौर पर कहीं ना ये जो भेदभाव है वो कहीं भी देखने में ना आए और अगर कहीं भी आ रहा है तो उसको सही तरीके से उसका जो निस्तारण है वो किया जाए। कुल मिला के यूपी की पॉलिटिक्स में जातिगत जो एंगल है वो पिछले 3-4 दिनों से एक बिंदु का केंद्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगडाओ शहर में चल रहे एससीओ शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में मेजबान चीन के सामने पाकिस्तान पर जमकर गरजे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बड़ा कूटनीतिक कदम भी यहां उठाया है। एससीओ का जो जॉइंट स्टेटमेंट था उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। एससीओ घोषणा पत्र में दरअसल आतंकवाद का जिक्र नहीं था और यही वजह रही कि रक्षा मंत्री ने इससे दूरी बनाई। इस घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह बड़ा कूटनीतिक कदम है। एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया है। भारत ने एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर से इनकार किया है। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। आतंकवाद का जिक्र ना होने पर हस्ताक्षर से भारत का इनकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की है।
तो संयुक्त घोषणा पत्र पर राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, ये विस्तार से जानिए। एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में सीमा पार के आतंकवाद की अनदेखी की गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया। घोषणा पत्र में बलूचिस्तान का जिक्र तो था, लेकिन घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र तक नहीं किया गया और इसी वजह से भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। और इससे पहले एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सामने ही कहा कि आतंकवादियों के सरपरस्तों को भी परिणाम भुगतने होंगे। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. दुनिया देख रही है कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द किया। इसके बाद से ही पाकिस्तान और बौखला गया है। भारत से बार बार कह रहा है कि किसी तरीके से भारत सिंधु जल समझौते को बहाल कर दे। और पहले तो बिलावल भुट्टो ने इस मामले को लेकर युद्ध तक की गीदड़ भभकी दी थी। वहीं पाकिस्तान की आवाम भी इसी तरीके की बात कर रही है। पड़ोसी मुल्क की जनता ग़ज़वाए हिंद तक की अब मांग कर रही है। सुनाते हैं आपको। आप देखें कितना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कितना पानी खोलेंगे, कितना पानी पाकिस्तान ऑलरेडी आता है। ये ना हो कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पानी जो है वो अपने इंडिया के बाकी इलाकों में चला जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा। नुकसान नहीं होगा। ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। एक तरफ बिलावल भुट्टो चिल्ला रहा है कि अगर भारत ने पानी अगर रोक दिया तो हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ऑलरेडी यहाँ पर पानी जो है बंद कर दिया है। डैम सारे बंद किए जा चुके हैं और उसका पानी अब यहाँ पर मोड़कर भारत के ही राज्यों के अंदर, राजस्थान, पंजाब के अंदर ही उसे मोड़ने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। पानी पर भी एक जंग हो रही है जो अनकरीब मैं देख रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि ये पानी के बगैर कोई मसला हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ सारे मसले इन्वॉल्व है। और इंशाल्लाह ताला ये पानी बहुत जल्द हमें मिलेगा और इसके लिए भी एक जंग दरकार है जो वो जल्द मैं देख रहा हूँ। अगर इनकी लीडरशिप अच्छा काम करेगी तो हमें ये पानी मिलेगा। पुराने वक्तों में मैंने यही कहा कि पुराने वक्तों में जो सरबराह लगे थे इंडस वाटर के चेयरमैन, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, नहीं तो ये पानी कभी भी नहीं रोक सकते थे। हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती। और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे। जो बगलेहार डैम था वहां से पानी बंद कर दिया है और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहां से भी पानी बंद हो जाएगा। ये मैं समझता हूं कि ये चीज अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे, तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहां से किया जाएगा। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता। अच्छा। क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। कि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया
तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी पंजाब सख्त भाइयों पेश के आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। इनमेच्योर साजिश से बंदा बिहेव करता है तो वो कर रहे हैं, तो ये मैच्योरिटी नहीं है उनकी, उनको सारी चीज़ देखनी चाहिए। इससे उनको सिर्फ हमें ही नहीं वो नुकसान पहुंचा रहे, इसके लिए उनको भी नुकसान है। जाहिर सी बात है अगर वो कोई इलीगल एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। कस्बा हिंद तो होना ही होना है, तो हम तो बस जब तक सांसें चल रही हैं हम तो उसी फौज का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी चलो हमारे नसीब में भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अंतरिक्ष में गूंज रहा है जय हिंद, क्योंकि भारत के शुभांशु शुक्ला ने 41 साल बाद इतिहास रचा है। अंतरिक्ष में पहुंचे हैं वो, हिंदुस्तान को उन पर गर्व है, रोमांच से देश झूम रहा है। और ठीक 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में देश का तिरंगा लहराया था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए राकेश शर्मा ने कहा था, भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है अंतरिक्ष से। 1984 के बाद देश के लिए उसी लम्हे को जीने का यह मौका मिला, तब जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सिम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे की उड़ान के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS पर पहुंच जाएगा। भारत के लिए ये लम्हा ऐतिहासिक है, क्योंकि स्पेस में जाने वाले दूसरे लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा है। एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूं, ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। धन्यवाद। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कल रवाना हुए। इस सफल लॉन्चिंग को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को बधाइयां दी। लेकिन एक तरफ भारत में शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैरान हैं, भारत की सफलता पर अपने हुक्मरानों की लानत मलानत कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा,
मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर, मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, और ना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते। और देखिए, गुजरात की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाणा ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के सभी पदों से उमेश मकवाणा ने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा उमेश मकवाणा ने सौंप दिया है। उमेश मकवाणा ने पार्टी में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। गुजरात की सियासत से यह बड़ी खबर है। उमेश मकवाणा ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाणा, जिन्होंने इस्तीफा दिया। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था, उसमें गुजरात की विसावदर सीट, जहां से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई था, लेकिन अब ये इस्तीफा, जिससे आम आदमी पार्टी को गुजरात में लगा है बड़ा झटका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।